हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती की तैयारी एवं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षक भर्ती की क्लासें और साथ में इन्फॉर्मेशन के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एमपी-टेट वर्ग 3 के लिए सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहली क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। ये सेकेंड क्लास है। मैं कल क्लास नहीं ले पाया, कुछ रीज़न था। ठीक है, तो जब हम वृद्धि और विकास ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद ही उसके क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अभी वृद्धि और विकास में से अभी 2 टॉपिक बचे हैं जो उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी आपका एक ये हो गया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है, विकास के चरण कह सकते हो हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, विकास के चरण हैं ये। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से चरण होते हैं विकास के। तो इम्पोर्टेंट जितने होते हैं आपके, बाल विकास की बात करें हम तो ये बाल विकास का है। तो 4 चरण होंगे आपके इसमें। सबसे पहले आपका जो पहला चरण होता है वो होता है इन्फेंसी। इनको समझ लीजिए और बिल्कुल याद कर लीजिए। 3-4 बार मैं आपको रिपीट करूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएंगे कि जो आपके विकास के चरण हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपकी इन्फेंसी यानी कि जिसे आप शैशवावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। तो ये शिशु अवस्था कब से कब तक होती है? तो 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में आपकी जो अवस्था कहलाएगी वो कहलाती है आपकी शैशवावस्था। आप यहाँ पर इसे 0 वर्ष भी ना कहें तो जन्म से 2 वर्ष लिख सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। इसके बाद आपका जो सेकेंड चरण है, जो सेकेंड अवस्था है, जो दूसरी अवस्था है, वो कहलाती है आपकी अर्ली चाइल्ड होल्ड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। ये होती है 2 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड चलता है आपके 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। इसके बाद आपका आता है अगला चरण है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड आपकी उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष के बीच होती है, यानी कि इसकी जो टाइम पीरियड है जो इसका वो है 6 से 12 वर्ष। फिर आता है आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो होता है 12 से लेकर के 18 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सबसे पहले शिशु अवस्था या शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आपकी आएगी पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। फिर आएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। और एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था ये 12 से 18 वर्ष आपकी चलेगी। ठीक, तो शैशवावस्था कितने, जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। आपको पता ही है। अब देखिए आप याद कैसे करिए, कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। आपको समय क्रम में याद रखना है। सबसे पहले देखो, जब शिशु जन्म लेता है तो कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था होगी। तो 2 वर्ष तक याद रखिए कि पहले शिशु अवस्था या शैशवावस्था है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, लेकिन बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं इसमें डिवाइड हैं कि एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी चलेगी वो 2 से 6 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और इसके बाद जब बाल्यावस्था निकल जाती है बालक की, फिर कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है। आप सभी लोग जानते हैं। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष आपकी चलने वाली है। तो ये चारों जो आपके चरण हैं ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि बेसिक यही है। कॉन्सेप्ट आपको यहीं से शुरू करने हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हों, कि आपकी जो शिशु अवस्था है वो दिमाग में आ जाए कि आपकी 0 से 2 वर्ष चलती है आपकी शिशु अवस्था। फिर आपका जो बाल्यावस्था होता है उसमें भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष आपकी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होगी। और किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। ये टाइम पीरियड होती हैं चारों अवस्थाओं का। अब इन अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ना है कि इन्फेंसी जो अवस्था होती है इसमें बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आपके जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उससे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों
यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो आगे के क्वेश्चन करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ये सिर्फ किसका मानना है? WHO का है। मैंने आपको किशोरावस्था की क्या बताई है, जो टाइम पीरियड है वो बताया 12 से 18 वर्ष। ठीक, अगर हम बात करें WHO की, तो WHO का मानना है कि जो किशोरावस्था की आयु होती है वो 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक होती है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू WHO, तभी आपको ये आंसर लिखना है कि 10 से 19 साल होती है। अब एक पॉइंट और है जिसको आपको समझना जरूरी है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, याद रखिए। आजकल टीचिंग एग्जाम में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो किसी तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शैशवावस्था के पहले अवस्था कौन सी होगी? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होगा, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? एक तो कहते हैं प्रीनेटल स्टेज इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हो प्रसव पूर्व अवस्था। इस अवस्था में बच्चा गर्भ में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन, ये स्टैंडर्ड टाइम है। इसको भी आप दिमाग में रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर महीने में पूछ दिया जाए तो 9 महीना 10 दिन, अगर सिर्फ दिनों में पूछा जाएगा तो 280 दिन, और अगर हफ्ते में ऑप्शन दिए हों आपके कि कितने हफ्ते में ये जो आपका गर्भाधान का समय अंतराल होता है वो कितने सप्ताह होता है, तो 40 सप्ताह आपको याद रखना है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। ठीक है, वो इसलिए निर्भर करता है कि जिस तरह से पोषण माँ का होगा वैसे ही पोषण बच्चे का होगा। जो माँ खाएगी वही भोजन जो होता है वही बच्चे के अंदर जाता है। ठीक है, तो पूरा डिपेंड होता है बच्चा अपनी माँ के ऊपर, उनके खान पान, उनके पोषण पे डिपेंड करता है बालक। अगर माँ स्वस्थ रहेगी, माँ हेल्दी रहेगी, तो बच्चा भी आपका हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो शैशवावस्था के पहले अवस्था कौन सी होगी? इंग्लिश में आप कहोगे उसे प्रीनेटल स्टेज, और प्रसव पूर्व अवस्था आप हिंदी में कह सकते हैं। गर्भाधान का जो समय अंतराल होता है, ठीक है, वो होता है 9 महीने 10 दिन। याद रखिए 9 महीने 10 दिन, और दिनों बस में बात की जाए तो सिर्फ 280 दिन, और सप्ताह की बात कर दी जाए तो 40 सप्ताह है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन से, आपके ऑप्शन में किस तरह से दिए हुए हैं। हफ्ता में दिया होगा यानी सप्ताह में दिया है तो सप्ताह लगाना है, दिनों में दिया होगा तो दिनों में, महीना और दिन के साथ में दिया है तो आपको ये लगाना है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग शैशवा अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष होती है इसकी आयु, इन्फेंसी यानी कि शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वो बोल सकता है ना कुछ कह सकता है। जो सीखेगा तो कौन? जो सेंसेस होते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं बालक के अंदर, उनसे सीखेगा कि कौन क्या कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करेगा। समझ पा रहे हैं आप? मोटर एक्शन करके सीखेगा। पियाजे ने भी कहा है क्या, कि जब बालक शिशु अवस्था में होगा तो मोटर एक्शन करके सीखेगा, मतलब गति क्रिया करके सीखेगा। अगर उसे चलना है तो वो घुटनों के बल चल चल के सीखता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आपका 0 से 2 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और ये जो पीरियड होता है ना, बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा भरा हुआ पीरियड होता है, क्योंकि बालक इसमें चलने लगता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सीढ़ियों से गिर सकता है ना, कुछ भी उल्टी सीधे चीज़ें खा सकता है, कहीं से भी गिर सकता है। तो ये जो पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष का, ये बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड इसको कहा गया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरा भरा होता है। इसमें बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, याद रखिए। और फिजिकल डेवलपमेंट और जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा गति से होती है, फास्ट होती है आपकी, चाहे वो शारीरिक विकास हो या फिर आपका मानसिक विकास हो। दोनों विकास बड़ी तेजी से होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक मानसिक और शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होगा, तो शैशवावस्था में आप बताओगे। ज्ञानेंद्रियों से बालक जब सीखता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो शिशु अवस्था में होता है। गति क्रिया करके कौन सीखता है? शिशु अवस्था में बालक गति क्रिया करके, गति का मतलब होता है चल फिर के, मूवमेंट करके, तो उसी को मोटर एक्शन भी कहते हैं। तो गति क्रिया करके क्या करेगा बालक, उसको सीखेगा। और पियाजे का भी यही कहना है। तो इन्फेंसी आपको समझ में आ गया कि जो आपकी शैशवावस्था है
उस अवस्था में जो बालक हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, गति क्रिया करके सीखेगा। खतरा भरा हुआ यह टाइम पीरियड होता है, आपको बता दिया कैसे। और सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास आपने देखा होगा, जो बालक छोटे होते हैं तो उनका एकदम से जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होगा, एकदम से बड़े दिखने लगेंगे, जितने छोटे तब होंगे, लेकिन 1 साल बाद बालक उसका जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, और जो मानसिक विकास भी है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। चलिए, अगली अवस्था जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, आपको पता है 2 से 6 वर्ष के बीच में ये अवस्था चलती है। अब इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं, खिलौने की आय, क्योंकि 2 से 6 वर्ष में बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे बाल्यावस्था को इस अवस्था के नाम से भी जाना जाता है या इस उम्र के नाम से भी जाना जाता है, तो टॉय एज, हिंदी में आप इसे खिलौना आयु कह सकते हैं। इसके बाद प्ले एज में किसने कहा था? इस एज को यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को एरिक एरिक्सन के द्वारा प्ले एज कहा गया है। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा इस अवस्था को प्ले एज के नाम से भी पुकारा गया है, यानी प्ले एज का नाम भी दिया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। जब बालक 2 से 6 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो उसकी भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। नकल करके सीखना इसी अवस्था में, याद रखिए, जो इमिटेट करके बालक सीखता है, इमिटेटिव एज कहलाती है। वो इसलिए कहलाती है कि मान लीजिए आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, उसी हिसाब से बालक करने की कोशिश करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ देख के सीखेगा। तो ये नकल मतलब वो चीटिंग वाली नकल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है कि इस एज को इमिटेटिव एज भी कहा जाता है। जैसा बालक देखेगा, देख के ही उसी तरह से नकल भी करता है। जैसे आप मान लीजिए जंप करेंगे बालक के सामने, तो जिस तरह से आप जंप करेंगे उसी तरीके से वो भी जंप करने की कोशिश करेगा, और करते भी हैं। अब अपने बालकों के साथ, है ना, जिनके बालक हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके साथ आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा। इसीलिए आप सीडीपी को अपने आप से, अपने बच्चों से कनेक्ट करके देखिए, आप सीडीपी कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ बताई गई है सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। प्रैक्टिकल होने के बाद ये सभी के सभी पॉइंट दिए गए, या जिनकी जो बुक लिखी गई है पेडोलॉजी के द्वारा, जिनकी बुक लिखी गई है पेडोलॉजी पे, या सीडीपी की बात करें या बाल विकास की बात करें, तो वो सभी चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद लिखी गई हैं। तो ये चीज़ें हकीकत में होती हैं, तभी यहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिल रही हैं। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपको पता ही है कि इस अवस्था में जो भाषा विकास है वो बहुत तेजी से होता है। इसके बाद बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका इसमें भी तेजी से होता है यदि बात करें हम, लेकिन शिशु अवस्था से ज़्यादा नहीं होता। अब आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास होता है वो होता है आपका शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में, जब उम्र होती है 0 से 2 वर्ष की। और मानसिक विकास भी आपका सबसे तेज़ी से होता है आपका 0 से 2 वर्ष के बीच में। अब सेकेंड, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट जो सबसे तेज होगा शिशु अवस्था के बाद, वो होगा बाल्यावस्था में। और बात की जाए 2 से 6 वर्ष में, जब वो बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में है, तो इसका समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि सोशलाइजेशन आपका बड़ी तेज़ी से होता है। बालक अपने समाज के लोगों से, समाज में आपका परिवार आ जाएगा। सोशलाइजेशन की बात करें, आसपास पड़ोस के बच्चे हो जाएंगे, है ना, जो भी आसपास रहते होंगे, वो सब उसके लिए एक समाज है। और सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखेगा वही करेगा, जिस तरह से वो बिहेव करेंगे उसी तरह से बालक बिहेव करेगा। तो ये आपका सोशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और सबसे तेज़ी से ज़्यादा, मतलब सबसे तेज़ी से सोशलाइजेशन जो होता है वो आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था में। अगली अवस्था आ जाती है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और इसको आपको याद रखना है, इसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। जब देखिए, अब इनको आप दिमाग में रखिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर एरिक एरिक्सन के बारे में बताया था, ऊपर वाली स्टेज में, यहाँ पर भी आपका एक एरिक एरिक्सन का दिया हुआ है, पियाजे का भी दिया हुआ है। तो इस उम्र में कौन सी अवस्था कहलाती है? जब आप एरिक एरिक्सन का पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे के द्वारा दिया गया है उसको पढ़ लेंगे, तब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये आती इसी अवस्था में है, इसीलिए सभी पॉइंट आपको इसी में रखे गए हैं। ठीक है,
तो जो उत्तर बाल्यावस्था है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है, इसे गैंग एज भी कहा गया है, टोली अवस्था भी कहा गया है। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि पता है आपको 6 से 12 वर्ष की उम्र में बालकों के अपने फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, उनकी एक टोली होती है। इसको गेम एज भी कहते हैं। उसका रीजन है 6 से 12 वर्ष में बालक क्या करता है? खेलने की ज़्यादा इच्छा रखता है, खेलते भी हैं, एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। तो ये एज हो गई आपकी गेम एज। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज तो समझ ही गए, 6 से 12 वर्ष जब बालक होगा तो इसमें एलिमेंट्री में एडमिशन हो जाता है बालक का। प्राइमरी में आपका एडमिशन होगा, जब 6 साल का हो जाएगा बालक तो उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इस उम्र में बने हुए जो दोस्त होते हैं वो दोस्ती लंबी चलती है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका इसमें स्लो हो जाता है, जो शारीरिक विकास होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में आकर के स्लो हो जाती है। होता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं होता जितना कि आपका शैशवावस्था में हुआ था, फिर आपका पूर्व बाल्यावस्था में हुआ था। उतना विकास आपका उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होता है। अब इस उम्र को 6 से 12 वर्ष की उम्र को, यानी कि जो आपका उत्तर बाल्यावस्था है, फ्राइड के द्वारा इसे लेटेंसी एज कहा गया है। ठीक है, लेटेंसी स्टेज इसको कहा गया है 6 से 12 वर्ष की उम्र को, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को। तो फ्राइड के द्वारा इस अवस्था को कहा गया है लेटेंसी स्टेज। ठीक, अब ये चीज़ें जब आप तीनों की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, बस आप पहले पॉइंट दिमाग में रखिए। अब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा कहा गया था। जो स्टेज 6 से 12 वर्ष की यहाँ उत्तर बाल्यावस्था की है, जब एरिक एरिक्सन की आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है वो आपकी यही अवस्था होती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो आपकी जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसमें इस अवस्था को कॉन्क्रीट अवस्था भी कहा गया है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है जीन पियाजे की, वो इसी अवस्था को कहा गया है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको क्या क्या कहा जाता है। गैंग एज, गेम एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो होगा। सूडो मैच्योरिटी, देखिए ये मिथ्या परिपक्वता, इस उम्र में बालक को लगता है कि वो एकदम मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और जो डिसीजन लेगा वो सही ही लेगा। ये एक तरह से सूडो मैच्योरिटी इसीलिए कहा गया है कि उनके अंदर मिथ्या परिपक्वता का आभास होने लगता है कि नहीं, मैं तो एकदम मैच्योर हूँ, मैं डिसीजन भी ले सकता हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, अपने डिसीजन भी खुद ले सकता हूँ, जो कि ये एक सूडो मैच्योरिटी है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता है, जबकि बालक के अंदर 6 से 12 वर्ष की उम्र में परिपक्वता नहीं आती है। तो ये हो गया आपका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था और इसके सारे पॉइंट। अब जो अगली अवस्था आ जाती है वो आ जाती है किशोरावस्था। इसको आपको पढ़ना है और पूरे पॉइंट इसके समझने हैं। तो एडोलसेंस जो है वो 12 से 18 वर्ष की उम्र तक रहता है, किशोरावस्था जिसको आप हिंदी में किशोरावस्था कहेंगे। अब इसके कौन कौन से पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है? तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा गया है, परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल कहा गया है। ऑफकोर्स किशोरावस्था में बाल के फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटली चेंजेस भी आते हैं, तो इसको परिवर्तन का काल भी कहा गया है। और इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है, क्योंकि पूरी उम्र में अगर बात की जाए तो किशोरावस्था ही एक ऐसा पीरियड होता है जो कि गोल्डन पीरियड है। हर हमेशा ना तो आपको टेंशन है किसी चीज़ की, ना कमाने की है, ना फ्यूचर बनाने की, उस टाइम पे कोई टेंशन नहीं होती आप लोगों को, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गोल्डन पीरियड कहा गया है आपको। अब इसमें जब देखिए, अब गोल्डन पीरियड भी है, साथ में आपका क्या आता है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है कि ये जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। कैसे? कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप टेंशन में बहुत जल्दी आओगे, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं अभी आई है, आप सभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा गया है। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट जो होती है वो इसी अवस्था में आपकी होगी। लैक इमोशनलिटी स्टेबिलिटी, जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जो मैं बताया था, तो 12 से 18 वर्ष की उम्र में आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है इसमें। तो इसका मतलब यही होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा ढूंढ रहा है मैं हूँ कौन, एरिक एरिक्सन के द्वारा। अब याद रखिए, एरिक एरिक्सन के द्वारा यही उम्र है, यही अवस्था है जिसमें कहा गया है कि इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं हूँ कौन। ठीक है,
मैं आखिर मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, ये चीज़ें नहीं पता होती बालक को, तो इस टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एरिक एरिक्सन के अनुसार है, याद रखिएगा। इसको ब्रिज पीरियड कहा गया है। मैं बताऊंगा कैसे, नीचे आपको समझाऊंगा ब्रिज पीरियड इसको क्यों कहा गया है, ये आपका ब्रिज पीरियड कहलाता क्यों है। इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा गया है। एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इस अवस्था को एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी कहा गया है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर ईगो बहुत होता है। और बसंत ऋतु, क्योंकि एडोलसेंस एक ऐसा अवस्था है, बालक की बात कर सकते हो या किसी भी इंसान की, जो कि एक तरह से गोल्डन पीरियड है। और आपका स्प्रिंग सीजन भी इसको कहा गया है क्योंकि ये बहुत अच्छा पीरियड होता है सभी के लिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इसके पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे, सभी पॉइंट मैंने आपको करवा दिए। अब आपको याद है, सबसे पहला शैशवावस्था आता है 0 से 2 वर्ष। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, और किशोरावस्था आपकी आती है 12 से 18 वर्ष। तो आपको इसका टाइम पीरियड भी याद हो गया होगा। अब चाइल्डहुड और एडल्टहुड की बात करें, इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड भी कहा गया है किशोरावस्था को, क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलसेंस आएगा, यानी कि किशोरावस्था आएगी। किशोरावस्था को पार करने के बाद ही आप वयस्कावस्था में या एडल्टहुड में आओगे, जब ये कि आप वयस्क बन जाओगे। तो उसके लिए आपको एडोलसेंस नामक ब्रिज को पार करना होगा, यानी कि किशोरावस्था को पार करना होगा। इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड भी कहा गया है। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो आपके जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे, विकास के जो चरण थे, वो मैंने आपको बता दिए 4 चरण। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 1-2 मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। अगर हम नेचर और नर्चर के कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक, तो इनको समझ लीजिए। नेचर जो है, यानी प्राकृतिक, हिंदी में कह सकते हो, इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि सीडीपी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। अब नेचर की बात करें तो ये नेचर जो होती है वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर संबंधित होती है, और यह स्टैटिक होता है यानी कि स्थायी होता है। नर्चर मतलब हो जाएगा आपका पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, और यह डायनेमिक होता है, मतलब आपका जो पर्यावरण होता है वो चेंज होता रहता है। अब हम बात कर ले यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, दोनों की, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट ये होता है, ये एडिटिव नहीं होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। इक्वालिटी नहीं होती, कोई ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसमें हेरिडिटी की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है, या फिर पर्यावरण की वजह से आपका डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला, जिस तरह का वो आपका वातावरण मिला, उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो सकता है। जो हेरिडिटी होती है वो फिक्स होती है, पहले बता दिया आपको, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक यानी कि चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से ही, तो वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक करने के बाद, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने के बाद, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ने के बाद, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके करेंगे क्या, एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज करवा दूंगा, कुछ आपके टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी पढ़ना जरूरी है आपको थ्योरी। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन की बात है तो लास्ट में मैं एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन चीज़ है आप पहले इसको अच्छे से समझिए, अपने सीडीपी में अच्छे कॉन्सेप्ट बनाइए, और थ्योरी पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्नों को करना होगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप थ्योरी के द्वारा कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपके उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जितने कि आपके होने चाहिए। तो मैं यही बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं
कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले बेसिक, जैसे मैंने थ्योरी यहाँ पढ़ाई और आपको समझाया, तो पहले यहाँ समझिए। जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपके समझने में रह गया होगा, वो आप समझ पाओगे एमसीक्यूज़ के द्वारा, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चन हो, उनको करना आपको बहुत ज़रूरी है। इस बात का याद रखिए और क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीडीपी के हों या आपके हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, इनके हों, उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। लेकिन पहले आप अभी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ते जाइए, जब तक मैं पुराने क्वेश्चन भी कलेक्ट करके उनकी पीडीएफ बना लूँगा। कुछ बहुत अभी सीडीपी के हैं मेरे पास, 600 से 700 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी पीडीएफ में तैयार हैं, लेकिन अभी और क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आप लोग थ्योरी पढ़ते जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं जैसे कंप्लीट करूंगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि आपकी ये जो क्लास है ना आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि एमपी टेट वर्ग 3 की फ्री में क्लासेस आपकी यूट्यूब में यहाँ चल रही हैं। आपको पूरा कोर्स कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद 25 से 30 दिनों में पढ़ के 106.16 नंबर लेके आया हूँ। तो किस तरीके से मैंने पढ़ा था, मैं अपनी पूरा जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कैसे पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि फोकस किस पे करना है। आपको किसी भी कंटेंट में ध्यान नहीं देना, पहले जब टाइम बचे तब आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन अभी आपको, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ किस पे फोकस करना है। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको सीडीपी में, फिर आपकी हिंदी पेडोलॉजी में, फिर आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश पेडोलॉजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र। इसके बाद पर्यावरण की जो शिक्षा शास्त्र है उस पर, और मैथ की पेडोलॉजी यानी जो गणित की शिक्षा शास्त्र है उस पर। कंटेंट का क्या है, हिंदी आपने पढ़ी है, 2 पैसे जाते हैं, 15 नंबर की आनी है, उसको 5, 7, 8 नंबर ले आओगे, आप आराम से ले आओगे। भले हिंदी तो आपसे इतनी बन जाएगी कि पैसेज जो होगा, जो गद्यांश पद्यांश दिया होगा, उसको पढ़ के आप आंसर लगा ही पाओगे। तो आपको फोकस उस पर नहीं, क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम कम है, 10 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, उसके पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।